iPad 8 जनरेशन। आज के वीडियो में इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि जो इसका प्राइस है, एप्पल के iPad रेंज में सबसे लोएस्ट प्राइस एप्पल ने इस प्रोडक्ट के लिए रखा है, तो क्या ये इस प्राइस को जस्टिफाई करता है? हमें एप्पल की तरफ से हम लोग को इसमें क्या क्या अच्छा हार्डवेयर देखने को मिलता है, क्या क्या सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है और क्या क्या हमें कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं इसी iPad में, जिससे ये अपने आप को इसके बाकी कंपटीटर्स से सबसे अच्छा टैबलेट बना देता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधा वीडियो में। मतलब एप्पल सिर्फ महंगे महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बनाता है, एप्पल बजट रेंज में भी काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि एप्पल वॉच एसई, आईफोन एसई, आईफोन 10R, और अगर हम देखेंगे तो होमपॉड मिनी, iPad 8 जनरेशन। और अगर हम बात करें iPads के रेंज में, तो एप्पल सारे ही बजट रेंज के लिए iPad बनाता है, चाहे वो 30,000 की रेंज हो, 50,000 की रेंज हो, 70,000 की रेंज हो या 1 लाख की रेंज हो। आप अपने बजट के हिसाब से एप्पल का iPad परचेस कर सकते हो। तो आज के वीडियो में एप्पल के सबसे सस्ते iPad के बारे में बात करेंगे, जो है iPad 8 जनरेशन। हम लोग को iPad 8 जनरेशन का स्टार्टिंग प्राइस मिलता है 29,900 रुपीज से, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इस पे स्टूडेंट डिस्काउंट भी ले सकते हो, तो ऑलमोस्ट फिर आपको इसकी प्राइस पड़ जाएगी 28,000 के अराउंड। तो मतलब 28,000 में आपको फुल फ्लेज एप्पल का एक लेटेस्ट iPad मिल रहा है। हम बात करें इसके कलर्स के बारे में, तो हमें यहाँ iPad 8 जनरेशन में एक सिल्वर कलर, एक स्पेस ग्रे कलर और एक गोल्ड कलर देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें ये iPad दो स्टोरेज साइजेस में मिलता है, एक है 32GB और एक है 128GB। और कलर ऑप्शन और स्टोरेज ऑप्शन के साथ साथ हमें यहाँ वाईफाई एंड वाईफाई प्लस सेलुलर दोनों ही ऑप्शन इसी iPad में भी देखने को मिलते हैं। ओनली वाईफाई iPad कौन से होते हैं? ओनली वाईफाई iPad वो होते हैं जिसमें अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको अपने वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आपका घर का वाईफाई हो, आपके गाड़ी का वाईफाई हो या आपके ऑफिस का वाईफाई हो। लेकिन गाइस, अगर आप वाईफाई प्लस सेलुलर वाला एक वर्जन लेते हो, उसमें आप एक फिजिकल सिम उस iPad में डाल सकते हो और उस सिम के इंटरनेट कनेक्शन की मदद से आप उस iPad में इंटरनेट चला सकते हो कहीं भी ऑन द गो। वाईफाई के साथ साथ आप उस सिम का सेलुलर नेटवर्क भी इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। तो यही डिफरेंस होता है iPad वाईफाई और iPad सेलुलर में। अगर आपको वाईफाई हर जगह मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस में जाते हो वहां आपके वाईफाई है, अगर आप गाड़ी में जाते हो जो छोटा सा जियो का डोंगल आता है, वाईफाई डोंगल आता है, अब वो अपने कार वगैरह में यूज करते हो, घर पे आपके वाईफाई है, तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा एक सेलुलर वर्जन लेने के लिए। लेकिन आप थोड़ी ऐसी जगह जाते हो जहां वाईफाई कनेक्टिविटी आपको नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए आप एक सेलुलर वर्जन iPad ले सकते हो। अगर हम बात करें इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, तो हमें यहाँ एक 10.2 इंचेस का रेटिना डिस्प्ले एप्पल की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि 2160 बाय 1620 पिक्सल रेजोल्यूशन का है। अप टू 500 निट्स की ब्राइटनेस हमें ये iPad प्रोवाइड करता है। इस iPad में एक टच आईडी सेंसर देखने को मिलता है, क्योंकि इस iPad में फेस आईडी इंप्लीमेंटेड नहीं है। और अगर हम देखते हैं इसके नीचे की साइड, तो हमें यहाँ मिलता है एक लाइटनिंग कनेक्टर, साथ ही साथ हमें मिलते हैं दो स्टीरियो स्पीकर्स। अगर हम देखते हैं इसके राइट साइड की तरफ, तो हमें यहाँ मिलता है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन। इसके ऊपर के साइड हमें मिलता है एक पावर बटन, एक माइक्रोफोन और एक 3.5mm हेडफोन जैक। तो ये जो 3.5mm हेडफोन जैक है, ये काफी ज्यादा काम का है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं एप्पल के 3.5mm जैक वाले ईयरफोन यूज करता हूँ, वो मेरे मैकबुक में भी कनेक्ट हो जाते हैं, वो मेरे iPad में भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो और ये जो 3.5mm वाला हेडफोन जैक है, ये आपको iPad Air, iPad Pro में देखने को नहीं मिलता है। उसके लिए आपको अलग से अडेप्टर यूज करना पड़ेगा आपकी ईयरफोन यूज करने के लिए। लेकिन इसमें आपको एक डेडिकेटेड 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिलता है, जो कि इस iPad को काफी ज्यादा अच्छा बनाता है। और अगर हम इसके पीछे की साइड देखते हैं, तो हमें यहाँ इस iPad में एक और माइक्रोफोन देखने को मिलता है, उसके नीचे एक ग्लॉसी ब्लैक एप्पल लोगो और उसके नीचे लिखा है iPad डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। तो गाइस, इस iPad में हम लोग को टोटल दो माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें इस iPad के बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले एक iPad, जो कि डेफिनेटली iPad तो मिलेगा ही सही, और उसी के साथ साथ हमें मिलता है एक USB-C टू लाइटनिंग केबल और एक 20 वॉट का USB Type-C अडेप्टर। एप्पल ने आईफोन्स में से तो अडेप्टर्स हटा दिए हैं, लेकिन एप्पल अभी तक iPads में अडेप्टर देता है, चाहे वो iPad 8 जनरेशन हो, iPad Air हो, iPad Pro हो, कोई भी iPad हो। और अगर हम बात करें इसके इंजन के बारे में, यानी कि हम लोग को इस iPad में कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलता है, हमें इस iPad में एप्पल का A12 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, जो कि न्यूरल इंजन के साथ भी आता है। पहले जो iPad 7 जनरेशन था, उसमें हमें एक एप्पल का A10 चिप देखने को मिला था। इस बार एप्पल ने iPad 8 जनरेशन में वो चिप अपग्रेड कर दिया और A10 से वो A12 बायोनिक चिप हो गया, जो कि एक न्यूरल इंजन के साथ है। तो ये एक यही सिर्फ अपग्रेड था iPad 7 जनरेशन और iPad 8 जनरेशन में। और अगर हम बात करें इसकी कैमरा के बारे में, तो हमें यहाँ पीछे की साइड मिलता है एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि मतलब इतना ज्यादा गाइस कैमरा तो काम नहीं आता है iPad में। मतलब ऑलमोस्ट मुझे इस iPad को लिए हुए 1 साल हो गया है, और कैमरा मैंने आज तक शायद 2 या 3 ही फोटोज खींची होगी। मतलब अगर आपके पास एक आईफोन है तो आप एक iPad का कैमरा क्यों यूज करोगे? मैंने इस iPad का कैमरा 2 या 3 बार सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करने के लिए यूज किया है। तो कैमरास के सेक्शन में ये थोड़ा 8 मेगापिक्सल कम है, मतलब इतनी अच्छी भी हम लोग को कैमरा क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। और अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो हमें यहाँ 1080p HD वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इस iPad से पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना भी ज्यादा आपको अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी, सेंसर काफी ज्यादा छोटा है।
अगर आप एक कोई दूसरा फोन यूज करते हो तो उसका कैमरा डेफिनेटली इस आईपैड से तो काफी ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडी हो जाएगा और आप उसे आसानी से यूज कर सकते हो। मतलब आईपैड के लिए फोटोग्राफी वगैरह इतना ज्यादा कन्वीनियंट भी नहीं है। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में तो हमें यहाँ 1.2 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 720p की हमें वीडियो रिकॉर्डिंग देता है। मतलब इसका फ्रंट कैमरा डेफिनेटली आपको काम आएगा, आपके जूम कॉल्स के लिए, आपके फेस टाइम कॉल्स के लिए या आपकी वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए इसका फ्रंट कैमरा काम आएगा। लेकिन 1.2 मेगापिक्सल का कैमरा होने के बावजूद भी आपको काफी अच्छी इमेज क्वालिटी देता है। अगर हम बात करें इसकी बैटरी के बारे में तो हमें यहाँ इस आईपैड में 10 आवर बैटरी टाइम देखने को मिलता है। मतलब मैं तो मेरे आईपैड को 2 दिन में एक बार चार्ज करता हूँ, फिर भी ये काफी अच्छी तरीके से इसका बैटरी बैकअप दे देता है। तो बैटरी के सेक्शन में भी मुझे ये आईपैड काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब तो ये बात हो गई इस आईपैड के बारे में। अब बात करते हैं कि ये आईपैड कैसे इसके प्राइस 29,900 को काफी ज्यादा जस्टिफाई करता है और ये पूरा वर्थ, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कंप्लीट पैसा वसूल डिवाइस हम लोग को ये आईपैड देखने को मिलता है। तो इसकी जो सबसे एक मेन चीज है वो है इसकी पोर्टेबिलिटी। ये आईपैड काफी ज्यादा छोटा है, मतलब इतना भी ज्यादा छोटा नहीं है, 10.2 इंचेस होने के बावजूद भी ये एकदम पोर्टेबल। आप इसे एक हाथ में पकड़ के यूज कर सकते हो, एक हाथ में पकड़ के घूम सकते हो, ज्यादा आपको ये बड़ा आईपैड नहीं लगता है। पोर्टेबिलिटी के मामले में काफी ज्यादा बेटर है ये आईपैड एज कम्पेयर टू जो आईपैड बड़ा वाला आता है 12.9 इंच आईपैड प्रो, वो तो काफी ज्यादा बड़ा आईपैड हो जाता है। वो पोर्टेबिलिटी के लिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये वाला आईपैड काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिवाइस है। तो हमें इस आईपैड में एक एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है और एप्पल का एक स्मार्ट फोलियो कीबोर्ड। मतलब गाइज अगर हम बात करें इन दोनों डिवाइसेस के बारे में तो जो स्मार्ट फोलियो कीबोर्ड है मुझे इतना ज्यादा काम नहीं आता है आईपैड में, क्योंकि मेरे पास एक मैकबुक है तो डेफिनेटली मैं उसका कीबोर्ड ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू एक आईपैड का एक्सटर्नल कीबोर्ड। जो एप्पल की ओरिजिनल पेंसिल है वो आती है 9,900 रुपीज की। लेकिन मैंने मेरे पास वाले एक रिटेल स्टोर में ये एक चीज देखी थी जो कि एप्पल पेंसिल अल्टरनेटिव है। मैंने इस पे भी एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है। मतलब मेरा एक एप्पल पेंसिल का यूसेज सिर्फ नोट टेकिंग वगैरह था, थंबनेल्स वगैरह एडिट करना था और थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना था। अब मुझे वर्थ तो नहीं लगा 9,900 रुपीज एक ओरिजिनल एप्पल पेंसिल पे स्पेंड करने के लिए, जो काम मेरा एक एप्पल पेंसिल अल्टरनेटिव सिर्फ 2,000 रुपए में कर देती है। मैं एक ये अल्टरनेटिव एप्पल पेंसिल यूज करता हूँ इसी आईपैड के लिए, जो कि इसके साथ काफी अच्छे चले जाती है और मेरे जो यूसेज है उन सबको कंप्लीटली फुलफिल कर देती है। और अगर हम बात करें कीबोर्ड के सेक्शन में तो अगर आप एक एप्पल का कीबोर्ड नहीं लेना चाहते हो जो कि आता है 12,900 रुपीज का, हमें लॉजिटेक की तरफ से भी इस आईपैड के लिए काफी अच्छे कीबोर्ड देखने को मिलते हैं जो कि इसके साथ कंफर्टेबल है और एप्पल के कीबोर्ड से वो काफी ज्यादा बेटर है। और एप्पल ने iOS 14 में एक फीचर लॉन्च किया था जिसका नाम था स्क्रिबल। स्क्रिबल फीचर क्या था? स्क्रिबल फीचर फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने हैंडराइटिंग से कुछ आईपैड में लिख रहे हो तो आपका आईपैड ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट कर देगा एक टेक्स्ट में। तो ये फीचर तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जैसे भी मुझे टाइपिंग से ज्यादा मुझे राइटिंग में मजा आता है तो मैं इस पेंसिल की मदद से कुछ भी वर्ड लिख देता हूं और ऑटोमेटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पेंसिल की मदद से स्क्रिबलिंग फीचर भी इस आईपैड में काफी ज्यादा काम आता है। अब अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो मुझे पर्सनली जो स्पेस ग्रे कलर का आईपैड है इसका डिस्प्ले ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू सिल्वर या गोल्ड कलर, क्योंकि गाइस इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लैक कलर है और मैं डार्क मोड में आईपैड यूज करता हूं तो मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगता है। लेकिन अगर आप एक सिल्वर या गोल्ड आईपैड लेते हो तो उसमें आपको व्हाइट कलर की बेजल्स देखने को मिलती है, लेकिन आपको वहां एक बॉर्डर देखने को मिलती है ब्लैक कलर की डिस्प्ले और वो व्हाइट बेजल्स के बीच में, जो कि मुझे पर्सनली तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अगर आप एक स्पेस ग्रे आईपैड के साथ जाते हो जिसका लुक काफी ज्यादा प्रीमियम आता है और इसका सामने से भी डिस्प्ले में आपको कुछ भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलती है। तो अगर हम बात करें गेमिंग के सेक्शन में तो इस आईपैड में हमें एक एप्पल का A12 बायोनिक चिप देखने को मिलता है विद न्यूरल इंजन। तो गेमिंग भी इस आईपैड में काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, लेकिन आपको ज्यादा हैवी गेमिंग करोगे तो वो इस आईपैड में थोड़ा बहुत लैग करेगी। जैसे मुझे गेम्स खेलने का तो इतना शौक नहीं है, लेकिन जो बेसिक गेम्स होते हैं जैसे कि पूल, लूडो और कार रेसिंग वगैरह, मैं वो गेम्स इसमें खेल सकता हूँ आराम से, कुछ भी बिल्कुल भी लैग नहीं होता है। अगर हम बात करें एकदम हैवी ग्राफिक्स वाले गेम के साथ तो डेफिनेटली इसमें हमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो एज कम्पेयर टू आईपैड प्रो इसमें गेम्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं चलेंगे। अब अगर मैं बात करूं इसके पोर्ट के बारे में जो है एक लाइटनिंग कनेक्टर, अब मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे ये वाला लाइटनिंग कनेक्टर ज्यादा पसंद आता है एज कम्पेयर टू टाइप सी, क्योंकि गाइस मैं एक आईफोन यूज करता हूं उसमें लाइटनिंग कनेक्टर यूज होता है, मैं एक एयरपोर्ट यूज करता हूं उसमें भी लाइटनिंग कनेक्टर यूज होता है और इस आईपैड में भी एक लाइटनिंग कनेक्टर यूज होता है। फिर जब मैं ट्रैवलिंग वगैरह करने के लिए जाता हूं तो मुझे सिर्फ एक ही केबल कैरी करने की जरूरत है जिससे मैं मेरे सारे डिवाइसेस चार्ज कर सकता हूं। तो मुझे पर्सनली तो लाइटनिंग पोर्ट इस आईपैड में काफी ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू आईपैड प्रो का टाइप सी पोर्ट। अब अगर हम बात करें इसके स्टोरेज के बारे में जो हमें यहाँ 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, एक है 32GB और एक है 128GB। तो ये जो मेरा आईपैड है ये एक 128GB स्टोरेज का है। और अगर आप एक iPad 8 जनरेशन लेने की सोच रहे हो तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक 128GB लेना, क्योंकि उसमें क्या होता है अगर आपको कोई मूवीज वगैरह डाउनलोड करनी है एकदम HD क्वालिटी में तो उसके लिए वो आपकी iPad की स्टोरेज लेता है। और अगर आपको अपने फैमिली फोटोज वगैरह सेव करना है, आपके वीडियोस वगैरह सेव करने हैं, आपके गेम्स वगैरह सेव करने हैं तो 32GB आपको थोड़ा कम पड़ जाएगा। और मैंने जिसमें जो 128GB लिया है मुझे ये मोर देन इनफ है 128GB इसी आईपैड के। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा अगर आप एक iPad 8 जनरेशन लेने की सोच रहे हो तो गो विद 128GB इंस्टेड ऑफ गोइंग विद 32GB वर्जन। अब अगर हम बात करें मीडिया कंजप्शन के बारे में, जैसे कि मैं कभी कभी गाड़ी में ट्रैवल करते करते मूवीज देखता हूँ, फ्लाइट में ट्रैवल करते करते मूवीज देखता हूँ और यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखने के लिए भी मैं इस आईपैड को यूज कर सकता हूँ। मतलब तो जितने भी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार वगैरह उन सब पे और यूट्यूब स्पेशली
मैं सबसे ज्यादा यूट्यूब की वीडियो इसी iPad पे देखता हूँ। मीडिया कंजप्शन के लिए भी ये iPad काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर हम बात करें वीडियो एडिटिंग के बारे में, तो इस iPad में वो भी चीज अच्छी तरीके से पॉसिबल है। मतलब मैंने स्टार्टिंग के मेरे 20 वीडियो इसी iPad पे एडिट किए थे और वो काफी अच्छे तरीके से एडिट हुए थे। 4K वीडियोस मैं इस iPad पे एडिट करता हूँ और मुझे किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अभी वीडियो एडिटिंग के लिए मैं शिफ्ट हो चुका हूँ मेरे मैक पे, क्योंकि मैं उस पे iMovie पे और भी अच्छी तरीके से एडिट कर सकता हूँ। और मैं इस iPad पे अभी भी मेरे थंबनेल्स एडिट करता हूँ एडोबे फोटोशॉप से या पिक्सार्ट से, जो कि काफी अच्छी तरीके से एडिट हो जाते हैं। एक बड़े डिस्प्ले पे थंबनेल्स एडिट करना ईजी है एज कंपेयर टू एक छोटा सा आईफोन का डिस्प्ले या एक कंप्यूटर। तो थंबनेल्स वगैरह एडिट करने के लिए मैं अभी भी मेरा ये iPad यूज करता हूं। अब अगर हम बात करें इस iPad के सबसे मेन फीचर के बारे में जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग से आप इस iPad में एक साथ दो विंडोज खोल के रख सकते हो और आप साइमल्टेनियसली उस पर काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक साइड एक यूट्यूब वीडियो चल रहा है तो आप एक साइड पे अपने नोट्स वगैरह लिख सकते हो, और फॉर एग्जांपल अगर आपने एक साइड पे अपना गूगल क्रोम या सफारी खोली हुई है और एक साइड पे आप ऑटोमेटिक टाइपिंग वगैरह कर सकते हो। और उसके साथ साथ हमें टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का भी फीचर देखने को मिलता है, तो आपको बार बार ऐप स्विच करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप बाजू में से सफारी से कोई भी टेक्स्ट कॉपी करो और सीधा आप उसी स्क्रीन पे अलग एप्लीकेशन में वो टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हो। मतलब मल्टीटास्किंग तो मुझे इस iPad के साथ काफी ज्यादा काम आता है, और मल्टीटास्किंग के लिए तो मैं इस iPad को डेफिनेटली आपके लिए रिकमेंड करूंगा। अगर आप भी मल्टीटास्किंग करना चाहते हो मेरी तरह, तो ये iPad आपके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन है। अब अगर हम बात करें एप्पल के इकोसिस्टम के बारे में कि कैसे ये iPad, अब डेफिनेटली एप्पल का प्रोडक्ट है तो एप्पल की इकोसिस्टम में तो जाएगा ही सही, तो कैसे ये एप्पल की इकोसिस्टम में अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है। अगर आप अपने आईफोन पे कुछ iCloud पे सेव करते हो तो ऑटोमेटिक वो आपके iPad पे भी सेव हो जाता है, और अगर आप अपने फोन पे कुछ रिमाइंडर लगाते हो तो आपके iPad पे भी ऑटोमेटिक वो रिमाइंडर्स लग जाता है। अगर आप एप्पल के मेल्स फोन में यूज करते हो तो ऑटोमेटिक आपके iPad में भी आ जाते हैं। एप्पल म्यूजिक जो ट्रैक्स आपने अपने फोन में सेव कर रखे हैं ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिंक की मदद से इस iPad में भी सिंक हो जाते हैं। जैसे आपका फोन किसी दूसरे रूम में चार्ज लग रहा है और अगर आप लिविंग रूम में बैठे हो इस iPad के साथ, तो आप इस iPad पे फोन्स वगैरह ले सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी सिम वगैरह के या बिना किसी डिवाइस के। मतलब गाइस एप्पल के इकोसिस्टम में इतनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है। अगर आप एप्पल के एयरपोर्ट यूज करते हो तो आपके iPad और आईफोन दोनों से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है, उसको डिस्कनेक्ट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक स्विचिंग हो जाएगी आपके आईफोन और आपके iPad के साथ। और फेस टाइम की मदद से हम इस iPad पे फेस टाइम भी यूज कर सकते हैं। फेस टाइम वीडियो कॉल्स, फेस टाइम ऑडियो कॉल्स और नॉर्मल कॉल्स भी हम इस iPad पे ले सकते हैं। और अगर हम बात करें नोट टेकिंग के बारे में, तो मैं इस iPad में एप्पल के नोट्स ही यूज करता हूं। तो वो एक्चुअली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने मेरे आईफोन पे कुछ नोट सेव किया है तो वो ऑटोमेटिक मेरे सारे डिवाइसेस पे सेव हो जाएगा, चाहे वो मेरा iPad हो या मेरा मैकबुक हो। तो मुझे बार बार नोट्स बार बार सेंड करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस वजह से मैं एप्पल के नोट्स प्रेफर करता हूं एज कंपेयर टू बाकी नोट्स की एप्लीकेशन। तो अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे इस iPad को यूज करते हुए हो गए ऑलमोस्ट 1 साल, और 1 साल में मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है। मैं मेरा iPad Pro भी यूज करता हूं, लेकिन iPad Pro में गाइस इतना ज्यादा मुझे वो कन्वीनियंट नहीं लगता है, क्योंकि वो 12.9 इंच बहुत ज्यादा बड़ा है। ये एकदम छोटा सा है, मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ, मैं मेरे बैकपैक में डाल के ले जा सकता हूँ, मेरे छोटे से स्लीक बैग में ले जा सकता हूँ, और मतलब कभी कभी तो मैं हाथ में भी ले जाता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब जो मेरा मेन यूसेज है इस iPad के साथ वो है नॉर्मल नोट टेकिंग करना, मीडिया कंजम्पशन करना और थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह चलाना। अगर आपको एक iPad लेना है और आपकी यूसेज भी मेरी तरह ही है, तो आपके लिए iPad 8 जनरेशन सबसे बेस्ट iPad होगा इसी रेंज में। 29,900 रुपीज में आपको इन सब चीजों का मिलेगा। एप्पल इकोसिस्टम मिल रहा है, आपको एप्पल की तरफ से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा है। अभी हमें इस iPad में iPadOS 15 देखने को मिलता है, तो और आने वाले 3 या 4 साल तक हमें इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेंगे एप्पल की तरफ से, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो उसी तरीके से अगर आपको iPad एक बेसिक यूज के लिए चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली iPad 8 जनरेशन रिकमेंड करूंगा। अब अगर आपका बजट अराउंड 35,000 है तो iPad 8 जनरेशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब ये तो वही बात हो गई, द मोर यू स्पेंड द मोर यू गेट, और जो इसकी प्राइस रेंज है अराउंड 30 to 35,000, दिस इज द बेस्ट iPad यू कैन गेट। तो मुझे तो डेफिनेटली ये iPad वर्थ लगता है इसकी प्राइस रेंज में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी तरह के डाउट्स हो आप वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो iDaksh_ पे मुझे फॉलो कर लेना, आप वहां मुझे डीएम कर सकते हो और मैं आपके सवाल का एकदम पर्सनली अच्छी तरीके से जवाब दूंगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही एप्पल के रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए हिंदी में इसी चैनल पे लेके आता हूं।